हेलो बच्चों। मैं आज सनशाइन क्लासेस की ओर से फिजिक्स का क्लासेस चालू करने जा रहा हूं। 1 जून से मैं ये क्लास चालू करूंगा और 15 नवंबर को यह कोर्स मैं खत्म करूंगा। मेरी तैयारी की जो विशेषता है, मैं फिजिक्स सबसे हट के पढ़ाऊंगा। मैं फिजिक्स सबसे हट के पढ़ाऊंगा, किसी का नकल या कॉपी नहीं करूंगा। और हमारी फिजिक्स क्लासेस की जो विशेषताएं, हमारे फिजिक्स क्लासेस की विशेषताएं जीरो लेवल टू हीरो लेवल। जीरो लेवल का तात्पर्य हुआ आप कुछ भी फिजिक्स में नहीं जान रहे। बहुत बच्चे के साथ ऐसा होता है कि फिजिक्स की जानकारी नहीं होने पर वो अच्छे से समझते नहीं है और उसका सर का दर्द बन जाता है, फिजिक्स एक सर का दर्द बन जाता है। तो मैं ये तैयारी जीरो लेवल से चालू करूंगा। अर्थात जीरो लेवल का तात्पर्य है जिन बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आता है, उन्हें फिजिक्स से डर लगने लगता है और उन बच्चों को फिजिक्स एक सिर का दर्द बन जाता है। मैं उन बच्चों के लिए सिर का दर्द खत्म करूंगा और फिजिक्स मैं जीरो लेवल से चालू करूंगा। अर्थात आप सिर्फ हिंदी पढ़ने जान रहे हो तो फिर भी आप फिजिक्स समझेंगे, ये मेरी गारंटी है। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए मैं फिजिक्स की तैयारी एकदम नीचे स्तर से कराने जा रहा हूं। जिन बच्चों को सिर्फ हिंदी पढ़ना आता हो वे भी फिजिक्स समझेंगे, ये मेरी गारंटी है। और मेरी क्लास को आप करके देखें, मैं ऐसा आपको करके दिखाऊंगा कि फिजिक्स आप सिर्फ हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जान रहे हैं। अर्थात आपको मैं फिजिक्स की तैयारी जीरो लेवल से कराऊंगा और ये मेरा वादा है, मैं आपको हीरो लेवल तक पहुंचाऊंगा। अर्थात इंटर की तैयारी के साथ साथ आईआईटी, नीट जी इत्यादि की मैं तैयारी कराऊंगा, ये मेरा वादा है। आप मेरे क्लास को करके देखें। और अन्य जैसे प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी इत्यादि की जो तैयारी है, इसकी भी मैं तैयारी कराऊंगा। और मेरा तैयारी कराने का जो तरीका होगा, ये आप कैसे तैयारी करेंगे, तो प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक टॉपिक जो पढ़ाएंगे उसको एकदम सरल, एकदम सुगम भाषाओं में पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। प्रत्येक पॉइंट के तुरंत बाद नोमरिकल, ऑब्जेक्टिव इत्यादि की भी मैं तैयारी कराऊंगा। प्रत्येक जैसे पॉइंट पढ़ाएंगे वहीं नोमरिकल की तैयारी, वहीं से ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो विद्यार्थियों के लिए आसान होगी। प्रत्येक पॉइंट के बाद जो सूत्र आएगा उसी सूत्र पर मैं नोमरिकल, ऑब्जेक्टिव सारा तैयारी मैं कराऊंगा। और मेरा ये वादा है, मैं कोर्स 1 जून से प्रारंभ करूंगा और 15 नवंबर को समाप्त करूंगा। फिजिक्स में आपको 90% अंकों की मैं गारंटी देता हूं। मेरा क्लास जो करेगा, मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको मैं 90% नंबर दिलाऊंगा, तैयारी कराऊंगा। और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आप अच्छे अंकों से नंबर प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड गॉस थ्योरम, विद्युत आवेश एवं गॉस का परिमेय। मैं एनसीईआरटी आधारित पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी के आधार पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग विद्युत आवेश एवं गॉस का परिमेय है और दूसरा जो है संधारित्र की धारिता है। एनसीईआरटी का प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊंगा। तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम का पहला पॉइंट आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग सभी जानते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज का हिंदी विद्युत आवेश होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का हिंदी विद्युत आवेश होता है और सभी जानते हैं विद्युत आवेश कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। विद्युत आवेश 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। जैसे मैंने वादा किया है, मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। अब आपको ये पहले मैं सिखाऊंगा
प्लस कोई पदार्थ धन आवेशित कब होता है या कोई पदार्थ ऋण आवेशित कब होता है। आप विद्युत आवेश के बारे में सीखेंगे, प्लस और माइनस, कोई पदार्थ प्लस कैसे बनता है, माइनस कैसे बनता है, फिर इसकी परिभाषा में डालूंगा। जो मैंने वादा किया है, मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा तो जीरो लेवल से लेके चलूंगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले मैं जीरो लेवल पर जाता हूं। जीरो लेवल, सबसे पहले आपको एटम सीखना होगा, परमाणु। तो परमाणु है क्या, आप सभी जानते हैं। जैसे या नहीं जानते तो मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। NaCl, Na एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो एक बार धनायन, Cl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एक बार ऋणायन। Na का एक परमाणु, Na का परमाणु जो होता है अपनी बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यही कारण ये धनायन बनता है। और Cl के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यही कारण ये ऋणायन बनता है। तो परमाणु है क्या, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। कैसे भाग लिया, तो Na का जो परमाणु है, इसकी बाहरी कक्षा ये एक बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा। Cl के परमाणु जो क्या करता है, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये क्या है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। Na का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु क्या बाबू। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। तो परमाणु क्या होती है बाबू, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेता है। अब परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं। पहला नंबर इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर प्रोटॉन, तीसरा नंबर न्यूट्रॉन। अब हमको यह सीखना है इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। अब आप ये सभी उतार लें। अब हम आगे सिखाते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। जो बेसिक है पहले बेसिक ठीक करिए, फिजिक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। अब थोड़ा सा हम परमाणु में जाते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल या बोहर के मॉडल आप सीखे होंगे। परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में रहता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में रहता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में रहता है। वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन क्या चक्कर काटता, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है।
रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धन आवेश अर्थात परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जहां स्थित रहता है इसको हम परमाणु के नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है इसको हम कक्षा कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है परमाणु में ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन है यह नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है और परमाणु का संपूर्ण धन आवेश परमाणु के केंद्र में रहता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर वृत्तीय या अस्थायी कक्षा में ये चक्कर काटता। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर काटता। आप ये सीख गए परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में रहता है, लेकिन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। और परमाणु के नाभिक में रहता क्या क्या है, परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक में पहला प्रोटॉन होती है और दूसरा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक कहाँ, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जहां स्थित रहता, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान अर्थात प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु में जहां स्थित रहता है वही परमाणु का क्या है, नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तीसरा कण इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथों पर चक्कर काटते हैं। तो हम अभी आपको सिखाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, परमाणु के नाभिक में, और वृत्तीय पथों पर जो चक्कर काटता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन कहा किसको जाता है, इलेक्ट्रॉन अभी सीखे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन कहते किसको है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति, पहले ये सीख लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बाबू, इकाई ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो परिमाण होता है, याद रखना, 1.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम, और इस पर आवेश की प्राकृतिक ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग के बराबर, 1840वां भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है यह हाइड्रोजन परमाणु के 1/1840वां भाग के बराबर होता है। अर्थात जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत जरूरी टॉपिक है, आगे आपको काम देगा। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 पर पावर -31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन किसका अभी हम सिखाए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परमाणु में वृत्तीय पथों पर क्या करता है, चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन किसका कण है, इलेक्ट्रॉन परमाणु का कण है। तो परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु का वह सूक्ष्म कण, इसका जो परिभाषा इसी में लिखा हुआ, परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1840वां भाग के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉन का परिभाषा, परमाणु
का वह सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई ऋण आवेश, जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है, कोमा इलेक्ट्रॉन कहलाता है, कोमा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब दूसरा कण परमाणु का जो है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कहेंगे किसको, तो प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रोटॉन परमाणु का जो दूसरा कण होता है वह प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहेंगे किसको, तो इसके लिए सबसे पहले प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति, प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति, प्रोटॉन पर आवेश की जो प्रकृति होता है इकाई धन आवेश, इकाई धन आवेश। प्रोटॉन पर आवेश की जो प्रकृति होता है इकाई धन आवेश। प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण, प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण के बराबर होता है, लेकिन प्राकृतिक विपरीत होती है। तो इसका भी, जिसका आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम होती है, लेकिन प्राकृतिक का प्लस होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.7 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब याद रखना होगा, न्यूमेरिकल में काम देगा। तो आप अभी सीखे प्रोटॉन किसको कहेंगे, तो परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई धन आवेश होता है, परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई धन आवेश होता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन कहलाता है। ये भी क्या बाबू, परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई धन आवेश रहता है, परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर इकाई धन आवेश रहता है और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, कोमा प्रोटॉन कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। तो आप सीखे परमाणु में 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति -1.6, आवेश की प्रकृति -1, इस पर आवेश का परिमाण -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। और संक्षेप में प्रोटॉन के बारे में सीखे, प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति इकाई धन आवेश होता है, इस पर आवेश का परिमाण +1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, अर्थात 6.7 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब परमाणु का जो तीसरा कण है वह न्यूट्रॉन। अब आगे हम सीखेंगे तीसरा परमाणु का कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का हिस्ट्री देखते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश,
न्यूट्रॉन पर कोई आवेश आवेश शून्य होता अर्थात उदासीन होता। उदासीन का तात्पर्य होता है जिस पदार्थ पर न तो धन आवेश हो न तो ऋण आवेश हो, उसको उदासीन कण कहा जाता है। अर्थात जिस पदार्थ पर जितना धन आवेशित हो उसी पदार्थ पर उतना ऋण आवेशित हो, तो धन आवेशित और ऋण आवेशित का योग बराबर होने के कारण इस पर आवेश का परिमाण शून्य होता है, यही कारण इसको उदासीन कण कहा जाता है। न्यूट्रॉन पर आवेश की प्रकृति नहीं होती है। न्यूट्रॉन पर आवेश की प्रकृति की आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो न्यूट्रॉन कहेंगे किसको? परमाणु का वह सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर कोई आवेश नहीं रहता है और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन परमाणु का वह सूक्ष्म कण, परमाणु का वह सूक्ष्म कण जिस पर कोई आवेश नहीं रहता अर्थात उदासीन, जिस पर कोई आवेश नहीं रहता है और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है को न्यूट्रॉन कहलाता है। यह सीखे तो सारांश, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण +1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। याद रखें न्यूट्रॉन पर आवेश का परिमाण 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इस याद रखें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1840वां भाग के बराबर। प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.7 गुना 10⁻⁻27 केजी। इसका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के, जिसका जो द्रव्यमान है हाइड्रोजन या परमाणु के द्रव्यमान या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, अर्थात 6.7 गुना 10⁻⁻27 केजी। सारांश, अब आगे चलते हैं। अब यहां से देखना है परमाणु। हम सिखाए परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में रहता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में रहता है। सर इसके पहले एक चीज और सीख लीजिए, किसी भी तत्व के लिए परमाणु संख्या पहले सीखिए अष्टक का नियम, बोर-ब्यूरी के अनुसार अष्टक का नियम। अष्टक के नियम में पहला, सभी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा याद रखना है, और किस बाहरी कक्षा परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अब ये देखना अष्टक का नियम क्या कहता है, गौर से सुनना, थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान देना। अष्टक का नियम का तात्पर्य हुआ सभी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके वह अस्थायी होना चाहता है। सभी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। इसके लिए कुछ शर्त होती है। इसके लिए जो शर्त है,
8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का शर्त है, याद रखना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है सभी तत्व अपनी बाहरी कक्षा में, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके वह अस्थायी होना चाहता है। इसके लिए शर्त है जिस तत्व के बाहरी कक्षा में, ये कहां है बाबू, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने अष्टक को पूरा करती है। और जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये साझा करके अपने अष्टक को पूरा करता है। अष्टक पुराने करते बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 से 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अष्टक का अर्थ होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना बाहरी कक्षा में। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, आसानी से इसका अष्टक पूरा हो जाता है। 4 रहता है तो साझा करता है, और 5 6 7 रहता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करती है। 1 2 3 रहेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए त्यागेगा, 4 रहेगा तो साझा करेगा, 5 6 7 रहेगा तो ग्रहण करेगा। तो अब देखिए, अब कोई भी तत्व के लिए परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। केमिस्ट्री में पढ़े, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई भी तत्व के लिए याद रखना सूत्र, परमाणु संख्या कोई भी तत्व में परमाणु संख्या, कोई तत्व का परमाणु संख्या दिया रहे तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से निकाला जा सकता है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से निकाला जा सकता है। ये किसी भी तत्व के लिए परमाणु संख्या को जेड को जेड न पढ़ेंगे, इसको परमाणु संख्या पढ़ेंगे, पी को प्रोटॉन की संख्या पढ़ेंगे, और ई को इलेक्ट्रॉन की संख्या पढ़ेंगे। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश। इतना आप लोग सीख चुके होंगे, तब आगे का टॉपिक आप समझिएगा। तो सारांश, सभी तत्व अष्टक के नियम के तहत अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके वह अस्थायी होना चाहता है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन को पुराने के लिए क्या करता है, जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहता है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 4 रहता है तो साझा कर लेता है, 5 6 7 रहता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। अब अगला जो सूत्र है, परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या को जेड से, प्रोटॉन की संख्या को पी से, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। अब आगे चलते हैं, देखिए तो सारांश, अष्टक पूरा करने के लिए जिस तत्व की बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने अष्टक को पूरा करता है। 4 रहेगा, ये साझा करके अष्टक को पूरा करता है। 5 6 7 रहता है, ये ग्रहण, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करता है। और अभी सिखा है किसी भी तत्व के लिए परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जेड को परमाणु संख्या पढ़ेंगे, फिर लिख देते हैं जेड को परमाणु संख्या, पी को प्रोटॉन की संख्या, ई को इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई को इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश। अब देखिए कुछ उदाहरण देते हैं, कोई तत्व कैसे धनायन बनता है या कैसे ऋणायन बनता है, अब ये सीखना है आप लोग को। कोई भी तत्व कब धनायन बनेगा या कब ऋणायन बनेगा, कोई भी तत्व कब धनायन बनेगा या कब ऋणायन बनेगा, अब ये सिखाते हैं आप लोग। सोडियम
सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या को जेड से, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो प्रोटॉन की भी संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11। अब हम देखते हैं कोई भी तत्व ऐसे विद्युता उदासीन होता है। विद्युता उदासीन का अर्थ इस पर कोई चार्ज नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? तो परमाणु के नाभिक में जितने धन आवेशित प्रोटॉन रहते हैं उतने ही ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, उतने ही ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, जिसके कारण यहाँ कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर हो जाता है, जिसके कारण ये विद्युता उदासीन, इस पर कोई चार्ज न बचता, ना तो धन आवेश बचता है ना तो ऋण आवेश बचता है। अब अष्टक के नियम पर जाते हैं, अर्थात बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने पर। अब देखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 11, इस पर इकाई धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या -11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसका, तो 2 8 1 इसका दो अष्टक पूरा करने का अष्टक का अर्थ हुआ अपनी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन को पूरा करना, 8, और 8 के लिए 1 2 3 रहेगा तो आसानी से क्या करता, हमेशा त्याग देता। तो अष्टक कब पूरा होगा, इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यदि 1 इलेक्ट्रॉन को यह त्याग देता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 बन जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 11। अब योग करते हैं तो एक बार धन आए। तो हम इससे क्या सीखे, क्या इससे सीख मिला? यदि कोई किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब वो धनायन। धनायन कब बनता है, जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जैसे अभी देखे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1 है। तो अब यदि अष्टक के नियम पर जाते हैं तो 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 2 3 रहेगा तो त्याग करेगा। तो बाहरी कक्षा में इसका 8 इलेक्ट्रॉन कब पूरा होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 2 कितना बढ़ जाती है, 10। तो कहने का अर्थ ये पदार्थ धनायन कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनायन होगा। अब चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 20 होगा। क्यों? परमाणु संख्या जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें प्रोटॉन की संख्या 20 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है। अभी विद्युता उदासीन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 2, तो 1 2 है तो त्याग करेगा तो अष्टक पूरा। यहाँ भी देखने 2 इलेक्ट्रॉन यदि त्याग देता तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अब त्यागने के बाद देखते हैं, त्यागने के बाद ये बात 2 बार धनायन होता है। कैसे होता है देखिए, प्रोटॉन की संख्या 20, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या मेरा 20 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 2 8 8 2, अष्टक पूरा कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। 2 इलेक्ट्रॉन यदि त्यागता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 8 16 2 18। अब योग करिए तो 2 धन आवेश का योग अधिक होता है। ऐसे पहले ये विद्युता उदासीन था, क्यों? जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। अब ये धन आवेश कब बना, जब अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। हम क्या सीखे, कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है, जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ये हमेशा आप याद रखें, कोई पदार्थ धन आवेशित तभी बनेगा जब वह अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा। अब ये था धन आवेशित बनने की क्रिया। याद रखना, धन आवेशित कब बनता है, जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब देखिए ऋण आवेशित की क्रिया। ऋण आवेशित, अब लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है, 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, तो प्रोटॉन की भी संख्या +17, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या -17। ऐसे विद्युता उदासीन है, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश उदासीन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, देखिए यहाँ 7 रहेगा,
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, 7 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। अब कितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो इसका स्टक पूरा 7, पुराना है 8, तो 1 7 1 8, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लोरीन ऋण आवेशित होती है, एक ऋण आवेशित होती है, क्यों होती है? तो अब इसके अंदर जाकर के देखते हैं, इसमें प्रोटॉन की संख्या +17, इलेक्ट्रॉन की संख्या -17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। अब एक इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8 8 16 2 18। अब योग करिए तो -1। ये -1 कब बना? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर कोई पदार्थ ऋण आवेशित बनता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर कोई पदार्थ ऋण आवेशित बनता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या मेरा 8 है, सॉरी, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इसमें प्रोटॉन की भी संख्या भी 8 होगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 8 होगा। अब योग करेंगे तो ये विद्युत उदासीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 भी रहेगा। तो ग्रहण करके 8 इलेक्ट्रॉन पिराने के लिए कितना? 6 है, 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब हम देखते हैं ये ऋण आवेशित 2 बार होता है, क्यों होता है? देखिए, प्रोटॉन +8, इलेक्ट्रॉन -8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 अष्टक का पूरा होगा, 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। अब योग करिए तो -10 +10 -2, तो 2 बार ये ऋणायन है। तो हम यहाँ तक सारांश क्या सीखे? कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है? जब वह अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है? जब वह अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। यहाँ भी अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्यागा, यहाँ भी अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्यागा। और कोई पदार्थ ऋण आवेशित कब बनता है? जब वह अपनी बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने पर ऋण आवेशित। यहाँ भी ग्रहण करने पर 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ये ऋण आवेशित। तो यही सारांश था। धन आवेशित कब बनेगा? तो ये हमेशा याद रखना, धन आवेशित कब बनेगा? जब वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ऋण आवेशित कब बनेगा? जब वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। आगे चलिए। अब ये देखिए, आवेश की खोज कैसे हुई है ये सब बताएंगे। थोड़ा सा पहले बेसिक नॉलेज। जब ग्लास के रड से, मान लिया जाए ग्लास रड है, कांच की छड़ है, ग्लास रड, कांच की छड़ को रेशम के क्लॉथ पर, रेशम का क्लॉथ है, जब कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाता है और रेशम का क्लॉथ ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहां आप लोग अभी सीखे धन आवेशित कब होता है? जब वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो कांच की छड़ धन आवेशित है तो निश्चित ये इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और कांच की छड़ ऋण आवेशित होता है। जब ये सब यहाँ एनसीईआरटी का टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में सब आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए सब याद रखे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित। तो ये धन आवेशित कब बना? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित कब बना? जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ग्रहण किया।
तो हम क्या देखते हैं, ये कांच का कपड़ा, कांच का जो क्षार है ये धन आवेशित बना। कब बना? जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। और इलेक्ट्रॉन जो है रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित बना कब? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। मान लिया जाए ये जो कांच की क्षार है, कांच की क्षार एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो एक बार धनायन, और रेशम का कपड़ा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक बार धनायन, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक बार ऋणायन। एक इलेक्ट्रॉन त्यागाती धनायन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एक बार ऋणायन। अब हम पढ़े इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम आता है। यदि कांच का जो रड है, ग्लास का जो रड है, एक इलेक्ट्रॉन का त्यागा तो इतना द्रव्यमान को खो दिया। का ये इलेक्ट्रॉन, कोई पदार्थ धनावेशित कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कोई पदार्थ धनावेशित कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का अर्थ है उसका कितना द्रव्यमान चला जाना? 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान चल जाना। और कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसका क्या तात्पर्य मेरा बनता है कि ये जो पदार्थ है 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना इसका द्रव्यमान गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इतना द्रव्यमान घट गया। तो यहाँ क्या निष्कर्ष मेरा निकलता है? यदि कोई पदार्थ धन आवेशित होता है तब उसका द्रव्यमान घटता है, और कोई पदार्थ ऋण आवेशित होता है तब उसका द्रव्यमान बढ़ता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इतना द्रव्यमान को खो देना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इतना द्रव्यमान को ग्रहण कर लेना। तो कोई पदार्थ धन आवेशित होता है तो त्यागने के बाद ऋण आवेशित होता है, तो ग्रहण करने के बाद तो धन आवेशित है तो ये त्यागा तो इतना इलेक्ट्रॉन खोया, इतना द्रव्यमान खोया तो इतना द्रव्यमान इसका घटेगा। ये और कोई पदार्थ ऋण आवेशित होने का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इतना द्रव्यमान ये लिया तो इतना द्रव्यमान इसका बढ़ा, सीधा तात्पर्य होता है। अब ये सीखे आप, हम अभी जो टॉपिक सिखाए, कोई पदार्थ धन आवेशित कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। कोई पदार्थ ऋण आवेशित कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो कहने का तात्पर्य है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के अर्थ है इतना द्रव्यमान को देना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का अर्थ है इतना द्रव्यमान को लेना, सीधा तात्पर्य है। तो ये हमेशा याद रखें। अब हम यहाँ जो सिखाए, धन आवेशित कब बनता है? जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ऋण आवेशित कब बनता है? जब कोई पदार्थ द्रव्यमान को ग्रहण करता है। सारांश, नोट या रिमेंबर पॉइंट ले लीजिए। रिमेंबर पॉइंट, पहला नंबर, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उसका, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब वह पदार्थ धन आवेशित बनता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेशित बनता है।
कोई पदार्थ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आवेशित बनता है। दूसरा, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेशित बनता है। तीसरा, धन आवेशित रहने पर, कोई पदार्थ धन आवेशित रहने पर उसका द्रव्यमान घटता है। कोई पदार्थ धन आवेशित रहने पर उसका द्रव्यमान घटता है। कोई पदार्थ धन आवेशित रहने पर उसका द्रव्यमान घटता है। कोई पदार्थ धन आवेशित रहने पर उसका द्रव्यमान घटता है। अब चौथा क्या सीखे हम लोग, कोई पदार्थ ऋण आवेशित रहने पर, कोई पदार्थ ऋण आवेशित रहने पर, कोई पदार्थ ऋण आवेशित रहने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। कोई पदार्थ ऋण आवेशित रहने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो ये याद रखें इसको। अब आगे हम लोग देखते हैं, सोडियम का परमाणु लीजिए, एक सोडियम का परमाणु रखते हैं, क्लोरीन का परमाणु रखते हैं। सोडियम एक बार प्लस, एक बार माइनस। सोडियम एक बार प्लस बना कब, जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। और क्लोरीन माइनस कब बना, जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन को त्यागा और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। धनायन है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन, जब माइनस है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, त्यागने पर इसका द्रव्यमान घटा। और कितना इसका द्रव्यमान घटा, 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर इन आवेशित बना, तो इसका अर्थ हुआ जो है इसका द्रव्यमान कितना बढ़ा, 9.1 गुना 10⁻31 किलोग्राम। अब देखते हैं, परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में रहता है। सोडियम में सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो 11 धनावेश, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात धनावेश जितना ऋण परमाणु संख्या उतना ऋण आवेश। पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, आठ दो 10, 11, 1 इलेक्ट्रॉन 12वीं कक्षा में इसका। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, 17 प्रोटॉन। पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में 7। अब चलिए बाहरी, अब इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 रहेगा, त्यागेगा, 5 6 7 रहेगा तो ग्रहण करेगा। ये त्यागा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का अर्थ है ये 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान को ये खो दिया। किसका परमाणु, सोडियम का परमाणु। और ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का तात्पर्य है इसका जो परमाणु है 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान को प्राप्त कर लिया। तो ये सीखे, कोई पदार्थ धन आवेशित है तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा, कोई पदार्थ ऋण आवेशित है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा। तो कोई, ये प्रश्न जो है बेसिक रूप से ऐसे भी दिया जाता है, आप लोग 9 10 में पढ़ेंगे। कोई पदार्थ धन आवेशित है तो इसका क्या तात्पर्य होता है,
कोई पदार्थ धन आवेशित है तो इसका तात्पर्य होता है कि उस पदार्थ के परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। कोई पदार्थ ऋण आवेशित है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? तो कोई पदार्थ ऋण आवेशित है तो इसका यह तात्पर्य होता है कि उस पदार्थ का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। उस पदार्थ का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। ये सीखे। और कोई पदार्थ विद्युत से आवेशित है, तब इसका क्या तात्पर्य होता है? कोई पदार्थ विद्युत से आवेशित है, समझिए, कोई पदार्थ विद्युत से आवेशित है तो विद्युत से आवेशित है इसका तात्पर्य विद्युत में आवेश कितने प्रकार के आप लोग सीख चुके हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो कोई पदार्थ विद्युत से आवेशित है, या तो वह पदार्थ धन आवेशित है या तो वह पदार्थ ऋण आवेशित है। यदि कोई पदार्थ विद्युत से आवेशित, यह पदार्थ मान लो विद्युत से आवेशित है, यह पदार्थ विद्युत से आवेशित है तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? क्या तात्पर्य? या तो वह पदार्थ धन आवेशित है या तो वह पदार्थ ऋण आवेशित है। यदि वह पदार्थ धन आवेशित है तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो वह कितने द्रव्यमान को त्याग दिया? 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। और यदि कोई पदार्थ ऋण आवेशित है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? वह उस पदार्थ का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करने का तात्पर्य हुआ है कितना द्रव्यमान ग्रहण कर लिया? 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये सीख चुके होंगे। धन आवेश हम बताए, विद्युत आवेश कितने प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश से। विद्युत आवेश, कोई पदार्थ यहाँ भी स्वीकार है, कोई पदार्थ विद्युत से आवेशित, मतलब विद्युत में आवेश दो प्रकार के होता है, धन आवेश और क्या, ऋण आवेश। तो कोई पदार्थ विद्युत से आवेशित है तो आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश कब है? जब वो इलेक्ट्रॉन को त्यागा। ऋण आवेश कब है? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। आप लोग ये सीख चुके होंगे। अब ये सिखाना है बहुत अच्छे से और प्यारे से परिभाषा विद्युत आवेश का, और आसान परिभाषा, सभी परिभाषा यहाँ से आपको बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत आसान लगने वाला है, सिर्फ देखते रहिए। ये विद्युत आवेश है क्या? हम पदार्थ लेते हैं। अब इसके पहले आप लोग मैथ में पढ़े होंगे पूर्णांक संख्या, इसको याद रखना है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको? जीरो। मूल बिंदु से जो संख्या बाईं ओर धनात्मक में चलता है, मूल बिंदु से जो संख्या बाईं ओर धनात्मक में और जो दाईं ओर धनात्मक में और बाईं ओर ऋणात्मक में चलती है, तो ऐसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जीरो कहने का अर्थ है एक और प्लस एक और माइनस चला, तो इसी संख्या को याद रखना, पूर्णांक संख्या। जीरो से नंबर यदि दाईं ओर पॉजिटिव, दाईं राइट हैंड में पॉजिटिव में चले और लेफ्ट हैंड में ये निगेटिव में चले, मूल बिंदु जीरो से, तो इसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको याद रखना है। विद्युत आवेश का परिभाषा पहले सिखाते हैं तब। विद्युत आवेश क्या? पहले हम बताए, कोई भी पदार्थ का परमाणु, सोडियम का परमाणु पहले विद्युत उदासीन जीरो, इस पर कोई आवेश नहीं है, पहले आवेश जीरो। क्यों आवेश इस पर जीरो रहता? क्यों? क्योंकि आवेश, आपको पदार्थ विद्युत से आवेशित कब होती है? जब विद्युत से आवेशित का तात्पर्य होता है धन आवेश या ऋण आवेश। धन आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ऋण आवेशित कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो पहले ये मान लीजिए ये पदार्थ ना तो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा ना तो ग्रहण कर रहा, तो ये विद्युत, ये पहले इस पर विद्युतता उदासीन है। अब इसका एक भाग एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन ये पदार्थ त्यागा, एक पर ही सिखाता है, लेकिन दो पर होना चाहिए, दो पदार्थ पर। इसका एक भाग एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसका एक भाग एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गति में है। त्यागने पर धनायन और ग्रहण करने पर ऋणायन। दो इलेक्ट्रॉन त्यागा, दो बार धनायन, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दो बार ऋणायन। तीन इलेक्ट्रॉन त्यागा, तीन बार धनायन, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागा, तीन बार धनायन, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तीन बार ऋणायन। चार इलेक्ट्रॉन त्यागा, चार बार धनायन, चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, चार बार ऋणायन। यह नंबर इलेक्ट्रॉन का है प्लस में। यह नंबर को क्या से? एन से। एन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यह एन है, एन नंबर किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का कौन नंबर है? ये पॉजिटिव नंबर है। इधर से चलते हैं, ये त्यागने वाला भाग जो होता है, त्यागने वाला भाग पॉजिटिव होता है और ग्रहण करने वाला भाग निगेटिव होता है। ये नंबर है इलेक्ट्रॉन का बाबू, और कौन नंबर? निगेटिव नंबर। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, त्यागने वाला प्लस और ग्रहण करने वाला माइनस। तो ये किसका नंबर है? इलेक्ट्रॉन का। यही सूत्र होता है विद्युत आवेश का। अब विद्युत आवेश क्या है अभी पढ़े हैं? प्लस को कहते हैं बाबू प्रोटॉन, प्लस को हम पढ़ते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश। माइनस को पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, अब सिखा चुके हैं। तो प्लस, ये प्लस है, प्लस को क्या करेंगे? प्रोटॉन। माइनस को क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। एक प्लस है, एक माइनस है, तो विद्युत बल कम है। ये दो प्लस है, दो माइनस है, तो कुछ अधिक है, इसका द्रव्यमान कुछ अधिक दिया और ये कुछ अधिक ग्रहण किया। आवेश का परिमाण भी कुछ अधिक जो है दिया और ये कुछ अधिक ग्रहण किया। जैसे जैसे आवेश का परिमाण, जैसे देखते हैं विद्युत आवेश क्यू बराबर एन ही होता है। एन दो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पर आवेश की प्रकृति होता है आवेश 2.6 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। कितना इलेक्ट्रॉन, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है? 16 दूनी 32, 90 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 16 48, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इलेक्ट्रॉन 16 चौकी 64 गुना 10 पर पावर -90 कूलम। कहने का जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या ग्रहण करेगा उस अनुसार विद्युत बल इसका बढ़ेगा, उस अनुसार विद्युत बल इसका बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो विद्युत बल कम है, 2 है तो बढ़ा, 3 है तो बढ़ा, कि ना। अब प्लस को हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटॉन। प्लस को क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रोटॉन। अब माइनस को हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो प्लस को हम प्रोटॉन, माइनस को इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही किसी पदार्थ पर आता है, तो आने के कारण ही ये एक कोई पदार्थ पर ऐसा मान बढ़ देता है जिसके कारण उस पदार्थ का विद्युत बल बढ़ जाता है। विद्युत बल बढ़ जाता है तो इसी को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत बल कब बढ़ता है? देखिए, 1 से 2 होना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे गुण को कौन गुण कहते हैं? योगात्मक गुण। योगात्मक गुण, योगात्मक मतलब बढ़ना, योगात्मक गुण। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6 ऐसे होना। ये क्या है? किसका किसका? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो किसी पदार्थ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वह योगात्मक गुण, किसी पदार्थ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ हम बताए, इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर ऋणायन। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक बार धनायन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एक बार ऋणायन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा 2 बार धनायन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 2 बार ऋणायन, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा 3 बार धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 3 बार ऋणायन। जैसे जैसे आवेश का मान, प्लस और माइनस का मान बढ़ते जाता है, वैसे वैसे विद्युत बल भी बढ़ता है। और 1 से 2, 3, 4 होना, बढ़ना को, बढ़ने वाले गुण को क्या कहते हैं बाबू? योगात्मक गुण। अपने आप जो बढ़ता है उसको योगात्मक गुण कहते हैं। तो किसका किसका योगात्मक गुण है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण, किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। एकदम सिंपल परिभाषा, अच्छा से समझ गए होंगे। विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ पर, प्लस को प्रोटॉन पढ़ेंगे, माइनस को क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण, किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। और विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है वह प्लस माइनस, यानी प्लस हुआ प्रोटॉन, माइनस हुआ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का इनको योगात्मक गुण पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का योगात्मक गुण 1 से 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है। यही पहला टॉपिक। पहला टॉपिक जो आपका है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का। आप समझने के लिए फिगर पहले बना सकते हैं अच्छे से। सारांश, ये पदार्थ है, ये विद्युत उदासीन। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1 बार धनायन, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1 बार ऋणायन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 बार धनायन,
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 बार आनायन, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 3 बार धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 3 बार ऋणायन। ये नंबर चलते रहता है इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव में, ये नंबर चलते रहता है इलेक्ट्रॉन नंबर चलते रहता है इलेक्ट्रॉन का निगेटिव में। यही विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश को क्या से, क्यू से, बड़ी या छोटी दोनों से पढ़ते। विद्युत आवेश किसको कहेंगे? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को क्या करता, बढ़ा देता। प्लस को हम पढ़ेंगे प्रोटॉन, प्लस को प्रोटॉन, माइनस को इलेक्ट्रॉन। प्लस को प्रोटॉन पढ़ेंगे, माइनस को इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कौन सा गुण है बाबू? योगात्मक गुण। और इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों पर किसी पदार्थ पर ऐसा योगात्मक गुण होता है, इसी योगात्मक गुण के कारण किसी पदार्थ पर विद्युत बल बढ़ जाता है। विद्युत आवेश किसको कहेंगे? तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यही है पहला पॉइंट। हम कहते हैं एकदम बेसिक से सिखाएंगे, जो हर एक चीज सीख जाइएगा। आप सिर्फ हिंदी पढ़ना जानिए, फिजिक्स हम सिखाएंगे, मेरा चैलेंज है। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसको कहेंगे? सीधा प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, कोमा विद्युत आवेश कहलाता है। कहलाता है विद्युत आवेश कहलाता है, फुल स्टॉप। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसे प्रायः क्यू से, छोटी क्यू या बड़ी क्यू, दोनों से सूचित किया जाता है। अब विद्युत आवेश का जो सूत्र रहता है, क्या विद्युत आवेश को क्या, क्यू को क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, तो क्यू को क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसको कहे? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो किसी पदार्थ पर विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। वह जहां जहां आप लोग जान रहे हैं एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ने तो ऐसे लीजिए स्टार्ट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? वो प्लस, विद्युत आवेश दो प्लस और माइनस, प्लस माइनस वन। पहले विद्युत उदासीन जीरो से चलेगा, जीरो से जहां एन बराबर जीरो है, प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस दो है, प्लस माइनस तीन है, डॉट डॉट नंबर है, पूर्णांक नंबर है। अब चलिए ई क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बाबू? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। विद्युत आवेश क्या है आप लोग अच्छे से और आसान शब्दों में सीख चुके होंगे। अब आगे चलते हैं।
आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखिए, किसी पदार्थ पर पहले आवेश क्या होता है? जीरो, उदासीन होता है। किसी पदार्थ पर पहले आवेश जीरो, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो एक बार धनायन, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया एक बार ऋणायन, दो इलेक्ट्रॉन त्यागा दो बार धनायन, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया दो बार ऋणायन, तीन इलेक्ट्रॉन त्यागा तीन बार धनायन, तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तीन बार ऋणायन। ये नंबर चलते रहता है, इलेक्ट्रॉन का प्लस में, ये नंबर चलते रहता है इलेक्ट्रॉन का माइनस में। अब देखिए, पहले इस पर आवेश जीरो था, आवेश अनावेशित था, तो इस पदार्थ पर आवेश जीरो है, और आवेशित होने पर भी इस पदार्थ पर आवेश का मान जीरो ही होता सदैव, कहीं भी देखिए यहां जीरो है। अब इसका योग करिए, जीरो, इसका योग करिए जीरो, 100 इलेक्ट्रॉन मान लो त्यागा और 100 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, यहां भी योग करिए जीरो, तो हर जगह क्या? जीरो। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? आवेश का मान कभी बदला? पहले भी आवेश जीरो था और हर जगह भी आवेश जीरो है, आवेश का मान कभी बदलता नहीं है। आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश सदैव संरक्षित रहता। संरक्षित का अर्थ हुआ इसका मान नियत, बदलता नहीं है। पहले भी आवेश जीरो था, और आवेशित दो प्रकार से होता, पॉजिटिव और निगेटिव। जितना त्यागेगा उतने ग्रहण करेगा, तो हर जगह इस आवेशित होने पर भी जीरो, अनावेशित होने पर भी जीरो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी पदार्थ पर आवेश सदैव संरक्षित रहता है, किसी पदार्थ पर आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इसी कथन को आवेशों का संरक्षण कहते हैं। किसी पदार्थ पर आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसी कथन को आवेशों का संरक्षण कहते हैं। किसी पदार्थ पर आवेश सदैव संरक्षित रहता है, इसी कथन को आवेशों का संरक्षण कहा जाता है। जैसे देख भी लिया, और जैसे देखिए, जैसे जब कांच की रॉड को, समझना कि कांच का ग्लास का रॉड है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, कपड़े रगड़ा जाता है और रगड़ करके हटा लेते हैं, तो कांच की छड़ पर धन आवेशित आ जाता है। 2 4 6 1 7 8, जितना बार ये धन आवेशित होगा उतने बार ये ऋण आवेशित होगा। पहले कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर नहीं रगड़ा गया था। जब कांच की छड़ ऐसे था, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से नहीं रगड़ा गया था, तो इस पर भी आवेश का मान शून्य था, इस पर भी आवेश का मान शून्य था। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ जितने बार धन आवेशित होती है, रेशम के कपड़े उतने बार ऋण आवेशित होती है। अर्थात जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, तब ये उदासीन शून्य, इसका मान कभी बदलता नहीं है। इसको लिख लीजिएगा। जैसे में जब कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो जितना कांच की छड़ पर, जो भाषा बता रहे हैं लिखना, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेशित आता है, रेशम के कपड़े पर उतने ही ऋण आवेशित आता है। अर्थात यहाँ आवेश का मान बदलता नहीं है, जितना धन उतना ऋण, योग जीरो। पहले भी आवेश शून्य था, और अनावेशित पर भी आवेश शून्य था, और आवेशित होने पर भी आवेश शून्य है। क्यों? जितना यहाँ धन आवेशित है उतना ऋण आवेशित है। यही कारण इस पर आवेश का मान कभी बदलता नहीं है।
दूसरे शब्दों में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश ना तो उत्पन्न हुआ ना तो विनाश हुआ, जितना धन उतना ऋण, जितना तो उत्पन्न हुआ ना ही विनाश हुआ, सिर्फ एक जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, धन से ऋण और ऋण से धन। तो आवेश संरक्षण के नियम को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है, आवेश सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, जब एवोनाइट की छड़, सब एनसीईआरटी का टटी है, सब ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में आ सकता है। एवोनाइट, जब एवोनाइट की छड़ से शेर के खाल पर रगड़ा जाता है, जब एवोनाइट की छड़ से शेर के खाल पर रगड़ा जाता है, एवोनाइट का छड़ है और ये बाघ का खाल है या बिल्ली का खाल, जो कि ये बिल्ली का खाल भी ले सकते हैं या बाघ का खाल भी ले सकते हैं। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल या बाघ के खाल पर रगड़ा जाता है, जब एवोनाइट की छड़ को बाघ के खाल पर रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाता है और बाघ का जो खाल है यह धन आवेशित हो जाता है। जितने बार ये ऋण आवेशित होता है उतने बार ये धन आवेशित होता है, जितने बार ये ऋण आवेशित होता है उतने बार धन आवेशित होता है। अर्थात यहाँ आवेश का मान बदला ही नहीं कभी, जितना ऋण उतना धन, यही कारण है आवेश का मान सदैव संरक्षित, योग करेंगे तो 0। तो ये कुछ उदाहरण है। और धन आवेशित कब बनता जान रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा। ऋण आवेशित कब बनता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। एवोनाइट का छड़ ऋण आवेशित है तो इसका अर्थ ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और ये बाघ का खाल धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन को ये त्यागा। ऋण आवेशित है तो इसका द्रव्यमान बढ़ा और ये धन आवेशित है तो इसका द्रव्यमान घटा। आवेश संरक्षण के नियम शायद 2000 में पूछा। अगला क्वेश्चन है आवेश के क्वांटीकरण, या इसको कहते हैं क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण होता क्या है, अभी सिखाए। 0 से दाएं साइड प्लस में चले और बाएं साइड माइनस में संख्या चलती है, दाएं साइड प्लस माइनस में, तो इसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आवेश भी एक पूर्णांक संख्या है। किसी पदार्थ पर जो आवेश आता है यह भी एक पूर्णांक संख्या के रूप में आता है। आवेश का मान होता है क्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है। एन क्या है, नंबर है। नंबर क्या है, 0 से +-1 +-2 +-3, ये नंबर देखिए, ये नंबर है +-, 0 से इस प्लस है, इधर क्या माइनस, दाएं साइड +-, तो ये क्या पूर्णांक है। ये पूर्णांक, इसको पढ़ेंगे यहां से यहां तक, क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। किसी पदार्थ पर आवेश, और आवेश किस रूप में है तो पूर्णांक के रूप में। इसी यह जो कथन है, इसी कथन को हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। कोई भी पदार्थ पर आवेश पूर्णांक नंबर के रूप में जो आता है, इसी को आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण कहा जाता है। देखिए जैसे इस पढ़ना सिर्फ किसी पदार्थ पर आवेश, क्यू को पढ़ेंगे आवेश, किसी, और आवेश कहाँ रहेगा, किसी पदार्थ पर। किसी पदार्थ पर आवेश, आवेश कितने प्रकार, 2 प्रकार के दे दिए। किसी पदार्थ पर आवेश दे दिए, और आप आवेश में नंबर लग गया तो इस नंबर को पढ़ेंगे हम क्या, पूर्णांक।
प्लस माइनस में नंबर लगता है तो ऐसी संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ पर आवेश दे देंगे, किसी पदार्थ पर आवेश जितने प्रकार के, नंबर लग गया तो पूर्णांक कहेंगे। किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ पर आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश, फिर से देखिए, किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के, एन लग गया तो इसको पढ़ेंगे पूर्णांक नंबर। तो किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक का गुणज होता है, पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। किसी पदार्थ पर आवेश, आवेश को क्यू से, किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। जहां एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये पूर्णांक नंबर के रूप में है। और इलेक्ट्रॉन पर जहां एन का मान है बाबू, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90। तो किसी पदार्थ पर आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। कोई परिभाषा ऐसा, किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के, किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक संख्या का गुणज होता है। इसी कथन को आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण कहा जाता है। तो हम आज जो सिखाए विद्युत आवेश का परिभाषा, आवेश का संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण, इसको कर लीजिए। ये जो टॉपिक है, ये जो सूत्र प्राप्त हुआ, चाहे वो आवेश का संरक्षण में हो, आवेश विद्युत आवेश के परिभाषा में हो, आवेश के क्वांटीकरण में हो, तो इसी सूत्र पर न्यूमेरिकल अगला क्लास में देंगे। यहीं तक आज हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। यदि मेरा पढ़ाई अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों, आपका पहला चैप्टर, पहला खंड, क्लास 12 का पहला खंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आप ये सीखे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा किसको जाता है, स्थित वैद्युतिकी कहा किसको जाता है। तो आप गौर से देखेंगे तो इसी में इसका परिभाषा छुपा हुआ। सबसे पहले इस शब्द जो लिखा हुआ है देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसमें जुटा हुआ है इलेक्ट्रो, और प्लस दूसरा शब्द इसमें, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द इसमें है स्टैटिक्स। इसमें दो शब्द इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द इलेक्ट्रो है, दूसरा शब्द स्टैटिक्स है। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का अर्थ होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक का अर्थ होता है चार्ज, चार्ज का हिंदी आवेश। स्टैटिक्स का अर्थ होता रेस्ट, रेस्ट का हिंदी विराम, रेस्ट का हिंदी विराम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ हुआ आवेश का ऐसा प्रकृति जो विराम आवेश की अवस्था या प्रकृति को बताता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज, चार्ज का हिंदी आवेश। स्टैटिक का अर्थ होता है रेस्ट, रेस्ट का हिंदी विराम होता है। इसको भी आप तोड़े, हिंदी शब्द को भी तोड़े स्थिर
वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में भी दो शब्द है। पहला शब्द स्थिर, पहला शब्द स्थिर है और दूसरा शब्द है वैद्युतिकी। स्थिर, स्थिर का अर्थ सभी जानते हैं विराम। वैद्युतिकी का अर्थ होता आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी हम किसको कहेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसको कहेंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा क्या है? तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश के विराम के प्रकृति की अवस्था का वर्णन करता। भौतिकी की वह शाखा जो आवेश के विराम प्रकृति का वर्णन करता है या अवस्था का वर्णन करता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से बनकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज, स्टैटिक्स का अर्थ होता है रेस्ट। चार्ज का हिंदी आवेश, रेस्ट का हिंदी विराम होता है। हिंदी शब्द को भी तोड़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का अर्थ होता है विराम, वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा क्या होगी? तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश के विराम प्रकृति की अवस्था या वर्णन करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी किसको कहेंगे? भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जो, भौतिकी की वह शाखा जो आवेश के विराम प्रकृति या अवस्था, विराम प्रकृति या अवस्था का वर्णन करता हो, कोमा उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज, स्टैटिक्स का अर्थ होता है रेस्ट। चार्ज का हिंदी आवेश, रेस्ट का हिंदी विराम, स्थिर का अर्थ होता है विराम, वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश। तो आवेश के विराम प्रकृति या अवस्था का वर्णन करता है। भौतिकी की वह शाखा जो आवेश के विराम प्रकृति या अवस्था का वर्णन करता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में आपका दो चैप्टर है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड गॉस थ्योरम। दूसरा आपका कैपेसिटर धारिता है। तो हमें करगी से प्रत्येक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं।